हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स ई कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम एनसीईआरटी नए सिलेबस की विज्ञान का पाठ जो दूसरा पढ़ रहे थे, अम्ल, क्षार और लवण, तो उसका बचा हुआ भाग करते हैं। तो अपने चलते हैं दूसरे पाठ पर। तो अम्ल, क्षार और लवण के दूसरे पाठ के 2 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो हमने दूसरे वीडियो में जो है वो पार्ट 2 में अपने जो है उसमें क्या किया था वो मैं थोड़ा आपको रिपीट करा देता हूँ। तो सबसे पहले उसमें अपने पढ़ा था कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है। तो यहाँ आपको हमने अच्छी तरह पढ़ा था कि अम्ल और क्षार जो है वो केवल जल में घुलने पर ही आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो होता यूँ है कि जब किसी भी अम्ल या क्षार को जो है वो जब पानी में घोलते हैं अपने, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो क्या है कि तभी वो निष्कासित हो सकता है अम्ल में से जब उसको H2O मिलता है, क्योंकि H2O के साथ मिल करके वो क्या बना लेता है, H3O, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये बना लेता है। अगर पानी नहीं होगा तो अम्ल जो है अपना हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता, और इसी प्रकार क्षार जो है वो भी अपने हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो पानी के बिना नहीं दे सकते। तो यानी जल में घुलने पर ही अम्ल और क्षार जो अपनी अम्लीयता या क्षारीयता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये बात हमने सीखी थी। इसके बाद जो है वो ये जो प्रयोग हमने देखा था, आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें क्या था कि इस प्रणाली में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैं यहाँ इसकी क्वेश्चन लिख देता हूँ। सोडियम क्लोराइड लिया था और सांद्र H2SO4 यानी गंधक का अम्ल लिया था। तो इनकी दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो एक तो बनता है Na2SO4 बनता है, NaCl नहीं बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, और साथ में क्या बनता है, HCl गैस बनती है। ठीक है, HCl गैस बनती है, और यहाँ पर ये सांद्र है, यानी पानी की मात्रा इसमें नहीं है, तो ये सांद्र है। तो इस प्रकार से ये जो है वो यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो HCl गैस बन रही है ये अम्लीय है, लेकिन जो यहाँ पर इस प्रणाली आप यहाँ पर देख रहे हो, जो नीले लिटमस पत्र को हम यहाँ पर लेकर जाते हैं तो वो लाल नहीं होता है, लेकिन भिगा हुआ ले जाने पर क्या होता है, वो लाल हो जाता है। तो भिगा हुआ होना यानी पानी की उपस्थिति में जो है वो अम्ल कार्य करता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो लाल हो जाता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे जो अम्ल है उसका हम यदि प्रतीकात्मक सूत्र HX लिखें, और यदि क्षारों को हम MOH से जो है वो प्रदर्शित करें, तो अम्ल और क्षार क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ये OH है ये मिलकर के जल बना लेते हैं, और यहाँ पर ये MX यानी ये धातु जो है यहाँ पर ये और ये दोनों आयन मिलकर के एक लवण बना लेते हैं, और यहाँ बन जाता है H2O। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें दोनों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और लवण और जल बनते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी इसमें अभी तक जो है। फिर ये जो अम्ल और क्षार कितने प्रबल होते हैं, यानी इनकी प्रबलता की जांच है वो किसके आधार पर होती है, हाइड्रोजन आयन के आधार पर होती है। यदि हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे पदार्थ उतना ही अम्लीय होता है, और जितने कम होंगे उतने ही ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे तो वो उतना ही अम्लीय कम होगा, यानी क्षारीय होगा। तो ये pH स्केल जो हमने यहाँ पर उसमें पढ़ी थी, pH स्केल जो अम्लों के जो यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का जो स्केल होता है उसको pH स्केल कहते हैं। तो ये स्केल आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि कम से कम मान इसका 0 होता है और अधिकतम होता है 14, और बीच में जो 7 होता है वो उदासीन पॉइंट होता है, यानी 7 पर पदार्थ न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। तो ये जैसे एरो दिखा रहा है कि इससे अपने बाएं तरफ आएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, यानी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो दाएं से बाएं जाएंगे तो, और यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाएगी। जैसे आप नीली पट्टी पतली होती देख रहे हैं तो OH वाली पट्टी चौड़ी होती जाएगी, यानी हाइड्रोक्साइड आयनों की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाएगी। तो ये pH स्केल के बारे में आप अच्छी तरह याद रखेंगे। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था
ये जो पीएच स्केल का जो महत्व होता है। तो पीएच स्केल का महत्व जो है हमारे शरीर के लिए होता है। हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो 7.0 से 7.8 तक होता है। ये आप अंक जो है मान याद रखें इसका, ठीक है। और फिर अम्लीय वर्षा के बारे में हमने पढ़ा था कि यदि जो वर्षा होती है तो उसके साथ भी आप जानते हैं कि धुएं वगैरह में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मिलकर के अम्ल बन जाते हैं, जिसके कारण पानी के साथ वो आने लगते हैं। तो यदि उसका पीएच जो है वो 5.6 से यदि कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो इस प्रकार की वर्षा जो है वो पौधों के लिए और जानवरों के लिए बहुत खतरनाक होती है। चर्म रोग वगैरह हो सकता है इससे, तो उसको कहते हैं अम्लीय वर्षा, यदि उसकी अम्लीयता जो है 5.6 से कम हो जाए। और इसी प्रकार हमारी जो बगीचों की मिट्टी है या खेत की मिट्टी है उसके लिए भी पीएच का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अलग अलग फसलें जो है वो अलग अलग क्षारीयता या अम्लीयता के आधार पर जो है वो उनका उत्पादन होता है। तो ये भी आप याद रखें। और हमारे पाचन तंत्र में हम जानते हैं क्योंकि हमारे आमाशय में HCl अम्ल होता है जो पचाने के काम आता है। तो यदि कभी हमारे पेट में जो एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है, तो उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। इसके अलावा दंत तिक्षज यानी हमारे जो दांत होते हैं वो उसकी ऊपरी परत जो है वो क्या होती है, एनेमल होता है जिसको जो सफ़ेद होती है। तो यदि हमारे मुंह की पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है कि वो जो ऊपर का एनेमल होता है वो क्या होता है कि उखड़ने लगता है, उसमें कटाव शुरू हो जाता है, जिसको अपने कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। तो इस प्रकार से मुंह की अम्लीयता जो है वो नहीं रहने देनी चाहिए, मुंह साफ रखना चाहिए, पेस्ट वगैरह करनी चाहिए। और पेस्ट सारे जितने भी दंत मंजन होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इस प्रकार से पीएच का हमारे दंत तिक्षय के लिए, हमारे दांतों के नष्ट होने के लिए बहुत महत्व है। इसके अलावा बहुत सारे जो पौधे या जीव जंतु होते हैं उनके डंक में जो है वो मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। जैसे चिंटी जो है, चिंटी को ये फार्मिक अम्ल का जो नाम है वो फार्मा से बना है, जो चिंटी को जो है वो फार्मा कहते हैं लैटिन में। तो इस प्रकार से जो फार्मिक एसिड होता है वो चिंटी डंक मारती तो भी काटता है, हमें जो जलन होती है, या ततैया वगैरह होता है उनसे भी जलन होती है, या मधुमक्खी से होती है। तो वो क्या करते हैं कि डंक के साथ जो थोड़ा सा अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें जलन होती है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब इसके आगे का जो चैप्टर है हम चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको विस्तार से समझते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में पूर्णतः पढ़ लेने के बाद अब इसमें जो इस चैप्टर में जो है इसका तीसरा टॉपिक बच गया वो है लवण। ठीक है, लवण परिवार। तो ये कुछ लवणों के नाम आप याद रखें, जैसे ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। तो ये सारे जो कुछ लवणों के नाम अपने यहाँ पर दे रखे हैं, इनके बारे में कुछ अपने पढ़ेंगे। और जैसे आगे चलते हैं इसमें अपने, तो ये कुछ लवणों के जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनते हैं। तो यहाँ पर पीएच, लवणों का पीएच जो है वो भी चूँकि लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, तो कुछ लवण जो अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि प्रबल अम्ल होता है, यानी प्रबल अम्ल वो होता है जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है जल में घोलने पर, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनेंगे वो अम्लीय होंगे, तो उनका पीएच जो है वो 7 से कम होगा। और जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनेंगे उनका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से वो जो है वो क्षारीय होंगे, उनका पीएच जो 7 से ज़्यादा होगा। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया गया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो लवण होगा उसका पीएच 7 होगा, तो उदासीन होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप अच्छी तरह याद रखें कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो लवण होगा वो उदासीन होगा। लेकिन यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो लवण होगा वो पीएच से, उसका पीएच 7 से कम होगा, वो अम्लीय होगा। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताइए, आप याद रखें। और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से जो बनेगा उसका पीएच जो है वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा, और वो क्या होगा, क्षारकीय होगा। तो ये भी आप याद रखें बच्चों। आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से लवणों का जो पीएच 7 से कम होता है, कौन से उनका 7 से अधिक होता है, या कुछ लवणों का पीएच 7 क्यों होता है, वो उदासीन क्यों होता है, ये सब पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है नमक, जिसको अपने खाने के भी काम में लेते हैं। तो वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यदि अपने कराते हैं तो क्या बन जाता है, उसमें
नमक बनता है, लवण बनता है, NaCl बनता है। तो ये जो NaCl होता है वैसे तो आप जानते हैं कि समुद्रों से या खारे पानी की झीलों से प्राप्त होता है, तो उसके वाष्पीकरण से लवण पीछे बच जाते हैं और जो बनता है वो नमक बनता है और उसको फिर शुद्धिकरण करके खाने में काम में लेते हैं। ठीक है। निक्षेप का मतलब होता है कि जब उस पानी को अपने समुद्र के पानी को जब उसका वाष्पीकरण करते हैं तो ठोस लवण जो निक्षेप हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं और ये बड़े बड़े क्रिस्टलीय द्रव्य के रूप में भूरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार के खनिज नमक कहलाते हैं, जो चट्टानों से निकलते हैं बहुत सारी जगह, वो खनिज लवण होते हैं। और खनिज जैसे अपने कई प्रकार के नमक बाजार में मिलते हैं, काला नमक भी होता है, सेंधा नमक होता है, तो अलग अलग वो चट्टानी नमक होते हैं, तो ये नमक होते हैं। और लेकिन जो NaCl मिलता है वो अपने समुद्री जल से या खारे पानी की झीलों से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ, यानी ये जो टॉपिक है हमारे यहाँ पर, ये किस प्रकार से काम आता है, तो इसमें ये है कि इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इनके लिए कच्चा पदार्थ है, यानी ये बनाने का काम आते हैं। ये आपको जो है वो परीक्षा में पूछ सकते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए कि इन चीज़ों के निर्माण में जो है वो क्या काम आता है। NaCl जो है लवण कच्चे पदार्थ के रूप में, यानी मतलब एक अभिकारक के रूप में काम आता है, तो भी आप याद रखेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर जैसे आपको बताया हुआ है कि ये जो क्लोरिक क्षार अभिक्रिया कहते हैं इसको, जो नमक और H2O की जब अभिक्रिया होती है तो इसको बोलते हैं क्लोरिक क्षार अभिक्रिया। तो इसमें क्लोरीन एक उत्पाद के रूप में बनता है और हाइड्रोजन भी एक उत्पाद के रूप में बनता है और साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस प्रकार से क्लोरिक क्षार अभिक्रिया के द्वारा जिसका उत्पादन होता है, तो ये आप समीकरण भी याद रखेंगे और इस अभिक्रिया का नाम भी याद रखेंगे। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण है वो सोडियम क्लोराइड के द्वारा जिस विधि से होता है उसको अपने बोलते हैं क्लोरिक क्षार अभिक्रिया। ठीक है, तो ये याद रखें आप। इसमें क्लोरीन गैस जो एनोड पर मुक्त होती है क्योंकि ये ऋणात्मक होती थी। यहाँ पर इस प्रयोग के द्वारा दिखा रखा है, यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर जो है आप इसके अंदर देख रहे हैं नमक का घोल जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है आपको। और तो इस प्रकार से जब इसका आयनीकरण होता है तो चूंकि जो एनोड होता है धनात्मक होता है, क्लोरीन जो होती है वो ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पर क्लोरीन मुक्त होती है इस पर और यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त होती है जो यहाँ से ये निष्कासित हो जाती है। तो इसका भी आपको याद रखना है कि ये जो क्लोरीन इस प्रकार से बनती है ये इन कामों में काम आती है। ये छोटे छोटे प्रश्न जो है आपसे पूछ सकते हैं कि क्लोरिक क्षार अभिक्रिया में उत्पन्न क्लोरीन के क्या उपयोग हैं, तो इन चीज़ों के निर्माण में काम आती है। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है वो जो है वो इन कामों में काम आती है। तो ये छोटे प्रश्नों में जो आपसे पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं क्लोरिक क्षार अभिक्रिया में जब क्लोरीन कहाँ मुक्त होती है, तो वो एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ मुक्त होती है, वो कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, ये आप याद रखें। और ये इसका चित्र भी बना करके आप अच्छी तरह याद किया करें, चित्र जरूर बनाया करें विज्ञान में। फिर होती है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक का मतलब होता है बच्चों रंग उड़ा देना। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो रंग उड़ा देते हैं उनको क्या बोलते हैं, विरंजक बोलते हैं। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में भी क्या काम आता है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर क्लोरीन बनती है ये वाली, तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है वो किस काम में आती है, विरंजक चूर्ण बनाने के भी काम में आती है। तो क्या होता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो चूने का पानी होता है उसकी और क्लोरीन की अभिक्रिया होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो बनती है इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। वैसे इसका नाम जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये रासायनिक समीकरण आप अच्छी तरह याद रखें कि विरंजक चूर्ण जो है वो उसकी बनाने के समीकरण आप याद रखें। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या होते हैं कि ये बहुत सारे ये जो सूती कपड़े वगैरह लिनन वगैरह कपड़े होते हैं उनके जो है वो कागज़ की फैक्ट्री में उनका जो लकड़ी के मज्जा यानी उसका जो लुगदी बनाई जाती है या लॉन्ड्री कपड़े साफ करने विरंजक के रूप में काम आता है। और कई उद्योगों में उपचायक के रूप में भी काम आता है, जैसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया अपने पहले पढ़ी थी। और पीने के पानी को जो शुद्ध करने के लिए जो अपने पाउडर मिलता है, जो वाइट पाउडर मिलता है, आपने कई बार देखा होगा पानी में बोलते हैं अपने, तो वो भी जो है वो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जो काफ़ी उसमें तेज़ गंध आती है, तो जल को शुद्ध करने में काम आता है। और इसके अलावा बेकिंग सोडा जो होता है उसको बनाने में जो बेकिंग सोडा होता है
ये जो बेकिंग सोडे का सूत्र होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। इसके निर्माण में जो क्या होता है कि नमक को पानी में घोल करके जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब इसमें प्रवाहित की जाती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। तो यही क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, जिसको खाने का सोडा भी अपने कहते हैं। जैसे आप जानते हो कि जब कचौरी समोसा वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो, या जो अपने आप बोलते हो जिनको पिचका बोलते हो, तो उनको गोलगप्पे जो होते हैं तो वो फूलते क्यों हैं, क्योंकि उसमें बनाते समय बेकिंग सोडा डाल देते हैं। उसके कारण उसमें क्या होता है कि ये जब उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर आप अभिक्रिया ये देख रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और तो इस कारण से वो फूल जाते हैं। तो इस प्रकार से जब उष्मा देने पर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो ये एक, जिसको अपने आगे भी पढ़ेंगे, ये काफ़ी खतरनाक केमिकल होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण वो क्या फूल जाते हैं। तो ये बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको भी आप याद रखें बच्चों अच्छी तरह। तो इसके निर्माण में जो नमक काम आता है। इसके अलावा बेकिंग सोडे के उपयोग देखो यहाँ पर ये दे रखे हैं आपको यहाँ पर कि बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने की भी काम आता है। बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो टार्टरिक अम्ल, तो जो मंद खाद्य अम्ल होता है जो अपने को जो है वो इमली वगैरह से प्राप्त होता है, तो इन दोनों को जब उससे हाइड्रोजन प्राप्त होता है अम्ल से, तो ये जो दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इस प्रकार से ये अम्ल का सोडियम लवण बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया अपने समोसे कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसमें गर्म करने पर ये अभिक्रिया होती, तभी तो जो है वो फूल जाती चीज़ें। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो इसके बाद इसके उपयोग आप और देख सकते हैं कि ये जैसे पाव रोटी बनाने में या डबल रोटी बनाने में, केक बनाने में, या जितने भी चीज़ें फूलने वाली होती है उन सभी में जो है वो स्पंजी या मुलायम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटी एसिड भी होता है, तो जब एसिडिटी बढ़ जाए तो भी लिया जाता है ये। इसके अलावा एक क्षारीयता होती है इसके अंदर, आप जानते हो। तो यदि कई बार क्या होता है कोई ततैया वगैरह मधुमक्खी वगैरह डंक मार ले तो भी उसमें जो है वो ये बेकिंग सोडा उस पर रगड़ने से काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो अग्निशामक जो यंत्र होता है, फायर ब्रिगेड जो होता है उसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग हुए। फिर दावन सोडा या धोने का सोडा जो है वो, वैसे तो आजकल इसको काम में नहीं लेते हैं क्योंकि पुराने समय में अभी तो साबुन के बहुत प्रकार बाज़ार में आते हैं, कई वो डिटर्जेंट आते हैं, लेकिन पहले जो है वो ये Na2CO3 10H2 इसको बोलते हैं दावन सोडा। तो इसको बहुत कपड़ा धोने के काम में लेते थे, लेकिन चूंकि हाथों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है तो ये भी क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये भी क्योंकि आप जानते हो कि सोडियम क्लोराइड से जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो आपने यहाँ पर देखा था। और जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये आपने देखा था यहाँ पर कि ये क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये इसके साथ जो ये आप यहाँ पर देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 10H2O है, यानी जल के जो 10 अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल, ठीक है। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ये वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो बाकी जो बचता है वो शुष्क सोडा कहलाता है। तो ये इस प्रकार आप देखें कि जब शुष्क सोडा जो है उसके 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं तो ये जो होता है ये धावन सोडा होता है, ये शुष्क सोडियम कार्बोनेट होता है, ये आप याद रखें। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल, ठीक है। इसके साथ जो ये अणु जुड़े होते हैं हाइड्रेट अणु बोलते हैं इनको, ये क्रिस्टलन जल होता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में काम आते हैं। अब इसके उपयोग यहाँ पर ये बता रखे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है कांच, साबुन, कागज आदि उद्योगों में काम में लेते हैं। इसके अलावा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में भी काम में लेते हैं, ठीक है। जो सोडियम यौगिक होता है, सोडियम के यौगिक प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है घरों में साफ सफाई के लिए भी काम में लिया जाता है। आजकल बहुत कम, पहले कपड़े धोने के काम में लेते थे। और इसके अलावा जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जैसे अंडरग्राउंड वाटर होता है हैंड पंप वगैरह का, तो आप जानते हो कि उसमें वो जो खारा होता है तो उसकी कठोरता दूर करने के लिए, ताकि वो कपड़े धोने वगैरह के लिए काम में लिया जा सके, तो इसके लिए भी इसको काम में लेते हैं। तो ये चीज़ें अब इसमें
नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कि क्या लवण की क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं, ये अपने इसमें पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक दैनिक जीवन का एक बहुत साधारण उदाहरण आपको बताता हूँ। आपने फिटकरी देखी होगी, तो फिटकरी आप जानते हो फिटकरी ठोस होती है, बाजार से पानी वगैरह साफ करने के लिए जो है वो फिटकरी लेके आते हो। तो आप किसी प्याली में जो है फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर के उनको गर्म करके देखना। आप ये देखोगे कि जब आप गर्म करोगे तो एक बार फिटकरी जो है वो पिघल जाएगी, बर्फ की तरह, जैसे बर्फ पिघलती है वैसे ही पिघल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म करोगे तो जो है वो वापस ठोस हो जाएगी, नमक की तरह एकदम जो है वो ठोस हो जाएगी। तो ये आप एक जादू सा देखोगे। आप ये देखोगे कोई चीज़ पिघलने के बाद वापस गर्म करने पर ठोस नहीं होती है, लेकिन ये चीज़ हो रही है। तो इसमें आपको यूँ समझना चाहिए कि जब आप फिटकरी को गर्म करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे 24 जल के अणु होते हैं, क्रिस्टलन जल के होते हैं उसमें। तो क्या होता है कि जब उसको गर्म करते हैं तो उन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण एक बार वो जो है वो पिघल जाती है। और जब बाद में ज़्यादा गर्म करने पर वो जो जल के अणु वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं, तो वापस जो फिटकरी जो है वो क्या हो जाती है, शुष्क लवण में बदल जाती है और वो ठोस हो जाती है। तो ये बड़ा जादू सा आप देखोगे उसमें। तो यहाँ पर भी यही प्रयोग करके आपको बताया कि ये जो परख नली आप देख रहे हैं इसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए गए और जब बर्नर से इसको गर्म करते हैं, बर्नर बच्चों एक प्रयोगशाला में इस प्रकार की ये लैंप की चिमनी की तरह होता है जो स्पीड से जलता है। तो यहाँ पर जो वो प्रयोगशाला में इसे ही काम में लेते हैं क्योंकि ये धुआं नहीं देता है और इसकी लो जो बहुत ही मंद अच्छी होती है प्रयोग करने के लिए। तो इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट को जब इसमें गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रश्नली के अंदर जब पानी की बूंदें सी आ जाएगी। तो ये कहाँ से आई, आप ये सोच सकते हैं कि ये पानी कहाँ से आ गया। तो इसमें भी क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के अंदर भी जो है वो जल के अणु होते हैं क्रिस्टलन जल के रूप में। जब गर्म करेंगे तो वाष्प बन के उड़ेंगी तो प्रश्नली की दीवारों पर यहाँ पर चिपक जाएंगे और पानी में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से लवणों के अंदर क्रिस्टलन जल होता है और गर्म करने पर वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, तो बाद में शुष्क लवण बच जाते हैं। तो ये शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट जो आपने देखा कि वो पहले तो सूखा दिखाई दे रहा था, फिटकरी भी ऐसी ही दिखाई देती है, लेकिन गर्म करने पर क्या होता है कि वो उसमें क्रिस्टलन जल होता है और जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है और लवण जो श्वेत रंग में बदल जाता है। पहले वो कुछ हरे से रंग का होता है, नीले रंग का, लगभग हरे नीले रंग का सा होता है, ठीक है। और यदि पानी से वापस भिगाएंगी तो फिर उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला रंग वापस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो क्रिस्टल जल जब उसमें रहता है तो उसका रंग नीला दिखाई देता है। फिर आपको यहाँ पर ये बताया कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को आप क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात, क्रिस्टलन जल की यहाँ पर आपको परिभाषा दी है, इसको आप याद करें अच्छी तरह कि क्रिस्टलन जल क्या होता है। तो जल के लवण के एक अणु के अंदर जो है वो जितने अणु जो है वो जल के होते हैं उनको क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट अभी जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर कितने होते हैं, 5 जल के अणु होते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर जो है वो 10 जल के अणु होते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट या जिसको अपने चूना कहते हैं, जो अपने बीकानेर में या नागौर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, तो इसके अंदर भी 2 जल के अणु होते हैं। और इसके अलावा फिटकरी के अंदर जो है वो 24 जल के अणु होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतिम जो टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती है, आपने देखा होगा। या जब कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है हमारे पैर या कोई हाथ में कई बार टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसमें जो प्लास्टर बांधते हैं ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। वो चूना जो सफ़ेद होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसका ये होता है कि जब इसको पानी में घोलते हैं तो तुरंत ही जो है वो सख्त हो जाता है, जिसके कारण वो पक जाता है और हड्डी को सही जमाए रखता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो चूना होता है इसके अंदर 2 जल के अणु होते हैं, हाइड्रेट अणु होते हैं। और जब इसको गर्म करते हैं ना 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो इसमें से आधा अणु जल का जो रह जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ये सूत्र आप याद रखें इस प्रकार से इसको। और ये यहाँ पर हड्डियों वाली बात बताई हुई है। और इसमें क्या है कि जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो ये वापस क्या है कि चूने में जिप्सम में बदल जाता है, तो ये वापस जो है सख्त हो जाता है। तो इस प्रकार से
आप ये देखेंगे कि जल का जो केवल आधा अणु क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़ा रहता है, तो एक्चुअली में वो आधा नहीं होता है, वो 2 कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के साथ 1 अणु जल का होता है। तो ये यहाँ पर ये बात बताइए, कैल्शियम सल्फेट के 2 इकाई सूत्र में जल का 1 अणु रहता है, लेकिन उसको लिखने में जो है हम आधा अणु लिखते हैं, 1 के साथ आधा लिखते हैं, आधा अणु कभी संभव नहीं होता है। तो ये यहाँ पर कुछ इसके उपयोग बताए हुए हैं। तो अब इसके जो है वो कुछ बातें जो सबसे ज़रूरी होती है, वो ये जो हमने क्या सीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। इसके अंदर जितने भी इस पाठ का जो मटेरियल है, उसकी छोटी छोटी परिभाषाएं और सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाई होती है, और आप इनको ज़रूर पढ़ा करें। तो जैसे आपको पहला यहाँ पर बताया कि अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं। जो सूचक हमने पहले पढ़े थे कि अम्लों और क्षारों की जांच के लिए, जैसे लिटमस होता है या फिनोलेप्थेलिन होती है, हल्दी वगैरह, ठीक है, उसमें कुछ गंधीय सूचक भी थे, ठीक है, जैसे लौंग का तेल वगैरह आपको याद होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो और इनके द्वारा अम्ल और क्षार की उपस्थिति के सूचक होते हैं, ये बताते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, या इनको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, ये देते हैं, तो वो क्षारीय प्रकृति उनकी क्षारकीय होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। इसको भी हमने पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ें आप एक एक करके करेंगे तो आपका जो पूरा चैप्टर एक प्रकार से रिपीट हो जाएगा ये, ठीक है। जब क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, लवण का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जिसका ऋण आयन एक धातु और ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्माण होता है। और जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने ये भी आप याद रखें कि जब भी जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी याद रखें आप। और इसके अलावा एक जो है वो आप इसका अपवाद भी याद रखें कि केवल सोडियम हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वो केवल जिंक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये एक अपवाद है कि एकमात्र क्षार जो है वो ऐसा होता है जो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। और जल में जो अम्लीय और क्षार के विलयन होने पर ही वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। और अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच जो pH स्केल के द्वारा करते हैं, जो जिसका मान 0 से 14 तक होता है, ये हमने जो पढ़ा था। और इससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप की जाती है। तो pH स्केल क्या होता है ये यहाँ पर बताया गया। और उदासीन विलयन का pH आप जानते हैं 7 होता है, और 7 से कम अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक वाले क्षार होते हैं। और जीवों के उपपचय क्रिया के लिए pH का बहुत महत्व होता है। आप जानते हो कि हमारे पेट में अम्ल होता है जो हमारे खाना पचाने का काम आता है। और इसके अलावा सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार को जब जल में घोलते हैं तो वो अभिक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो वो अपने पढ़ा था पहले कि उसको जब भी आप जल में घोलें उसको तो धीरे धीरे घोलें और लगातार उसको हिलाते रहें, वरना वो अस्फलित हो सकता है, यानी वो अचानक उफन सकता है और आपका हाथ वगैरह जल सकता है, कोई घटना हो सकती है, ठीक है। और अम्ल क्षार एक दूसरे अभिक्रिया करके जो है वो लवण और जल बनाते हैं। इसको अपने क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और लवण के एक सूत्र के अंदर जितने जल के अणु होते हैं उनको अपने क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये भी आप परिभाषा याद रखें। और लवणों का हमारे दैनिक जीवन में उद्योगों में बहुत महत्व होता है। ये चीज़ जो थी वो अपने इसमें सारी चैप्टर की लगभग एक समरी हो गई है। तो आप इसको जरूर याद करें और इनको पढ़ा करें आप। अब मैं आपको इनके जो आंसर्स हैं वहाँ पर लेकर के चलता हूँ ताकि आप सारे जो आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके जो पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन के जो आंसर थे वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो मैं ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो इसके अंदर पाठगत जितने प्रश्न थे उनके भी आंसर दिए हुए हैं, यानी जो बीच बीच में प्रश्न थे उनके भी आंसर दिए हुए हैं, और अंत में जो पाठ के हैं उनके भी आंसर आपको मिलेंगे। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ ये सारे। तो आप अच्छी तरह जो है इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो इन प्रश्नों के आंसर आप जरूर पढ़ें, अपनी कॉपी पे नोट करें, जिससे आपका होमवर्क भी होता रहेगा। और
साथ में आप इनको याद करने की भी कोशिश करें, धीरे धीरे करके याद करेंगे। तो अभी जैसे कल वेबिनार हुई थी तो उसमें शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक महोदय उन्होंने कहा था कि अक्टूबर तक कम से कम जो स्कूल खुलने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो अब जब स्कूल जल्दी नहीं खुलेंगे तो एकमात्र माध्यम हमारे पास यही है कि हम ऑनलाइन पढ़ें। तो आप पढ़ाई जारी रखें, ये चीज़ें आप नोट कर लें, अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट करें, फिर इनको याद करने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें आप रोज़ाना। ये एक निश्चित समय तय कर लें, सुबह शाम दिन में जब भी आपको समय मिलता है आप पढ़ाई ज़रूर करें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें आप, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसकी भरपाई जो हम फिर जल्दबाजी में नहीं कर पाएंगे। जब स्कूल खुलेंगे तो अचानक जो हम उनको जल्दी से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपके लास्ट के अभ्यास के जो प्रश्न है, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये इनके सही उत्तर दे रखे इनके नीचे, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छी तरह पढ़ें और इसके अलावा कोई भी समस्या आपको आती है तो आप जो है वो मैं व्हाट्सएप नंबर मेरे जो है मैं मेरे चैनल के जो लास्ट में जहाँ पर अबाउट होता है वहाँ पर आप जाकर के प्लेलिस्ट के बाद वहाँ देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरे दिए हुए, या बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कई वीडियो में, ठीक है। तो ये आप जो है वो कोई भी समस्या हो तो आप मेरे संपर्क करें। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्नों के आंसर जो आपके पास यहाँ पर ये हैं, तो आप वीडियो रोक करके इनमें से प्रश्न के आंसर जो आप अपने नोट कर लें उसमें, ठीक है। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो मैं उसके लिए जो आपको इनको वापस समझा सकता हूँ, दोबारा आपको बता सकता हूँ। वैसे ये प्रश्न सारे लगभग जितने हैं तो उनको अपने जो है वो चैप्टर के अंदर पढ़ ही चुके हैं सारों को, ये दोबारा इनको पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि कोई समस्या हो आपको किसी प्रकार की कोई, तो ये जो आप संपर्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ये तो ये जो आप केवल याद करने के लिए आपको अपनी कॉपी में नोट नहीं करें, चाहे आप केवल पुस्तक के जो प्रश्न हैं वही नोट करें। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दे रखे हैं, इनको भी आप लर्न करें, ठीक है, याद करें, आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी बहुत अच्छे सब चीज़ें दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें लगातार, और अभी तक यदि आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर किया करो। और मैं देखता हूँ कि आप वीडियो जो मेरे देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट बहुत कम करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों आप ज़रूर लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ताकि दो और लोगों तक भी मेरा ये जो काम पहुँचे और इससे उनको आपको भी एक खुशी होगी कि मैं आपका टीचर होने के नाते जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ तो दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपका सहयोग ये मेरे चैनल के लिए बहुत एक बड़ा योगदान रहेगा आपका, कि आप भी पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त भी पढ़ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, ये इतने क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये जो है इतने प्रश्न जो अपने यहाँ पर थे। तो ठीक है बच्चों, अब अपने 2 चैप्टर जो विज्ञान के पूरे पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो है अपने फिर मैं गणित के पहले 1-2 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद जो फिर नेक्स्ट चैप्टर अपने शुरू करेंगे। तो मैं कहूँगा कि इनके क्वेश्चन आंसर जो अपने रजिस्टर में आप नोट करें और उनको याद किया करें और मेरे से शेयर किया करें कि ये चीज़ें मुझे याद हो गई है। वो पहला पार्ट बहुत ज़रूरी है, वो आप पहले ज़रूर याद करें, ठीक है बच्चों। आप पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, और विद्यालय जल्दी नहीं खुलने वाले हैं तो आप पढ़ाई ज़रूर किया करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।